तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में कैसे हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं और उसके प्रॉफिट को या लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसी फिनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाता है जिस फिनेंशियल ईयर में हमने उसको लिया था, तो उसको उसका प्रॉफिट या उसका लॉस निकालने में बहुत आसानी होती है। डेबिट साइड में आप सारे खर्चे लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड में आप सारी जो क्लोजिंग वैल्यूज और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख लेते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट या होने वाला लॉस समझ में आ जाता है और वो कैलकुलेट हो जाता है। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक फिनेंशियल ईयर से ज्यादा का टाइम लेता है कंप्लीट होने में, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें हम लोग क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि एक फिनेंशियल ईयर में जिस फिनेंशियल ईयर में हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उस फिनेंशियल ईयर में अगर कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस फिनेंशियल ईयर में जितना हमने काम किया था उस काम से क्या हमको प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम आज वो देखेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है, एक छोटा सा फॉर्मेट और छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, उसके फॉर्मेट में ही देखते हुए चलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अगर इनकम्प्लीट अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो अकाउंट कैसे बनता है। तो यहां पे हमने इसका नाम लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में वो सारे कॉस्टिंग लिखते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस प्लस जितना हम इशू करेंगे वो वैल्यूज आती है। ओपनिंग बैलेंसेस और इशू में क्या क्या आता है, आपने पढ़ा है कि कॉस्टिंग में हमारा आता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये तीनों हमारी कॉस्टिंग के एलिमेंट्स हैं, ये तीनों वैल्यूज हम यहां पे लिख लेंगे। इसके अलावा क्या क्या आएगा, इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस अगर हमने यहां पे लिए हैं तो अदर चार्जेस या एक्सपेंसेस हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। इसके साथ साथ आता है एक चीज और, प्लांट या फिर स्टोर्स, ये भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे डेबिट साइड के आइटम्स हो गए। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, क्रेडिट साइड में हम इसकी क्लोजिंग बैलेंसेस, कौन कौन से क्लोजिंग बैलेंसेस आते थे, मटेरियल हो गया या फिर हमारे प्लांट का जो क्लोजिंग वैल्यू हो गई, स्टोर जितना हमने रिटर्न कर दिया, वो सारी चीजें हम लिखते थे। तो यहां पे हम लिख ले लेंगे बाय मटेरियल एट साइट, फिर यहां पे मैंने लिख दिया बाय प्लांट क्लोजिंग वैल्यू, प्लांट एट साइट। यहां पे जो प्लांट की वैल्यू आएगी वो आएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पिछले बारे में हम पिछले का वीडियो हम लोगों ने देखा था कि यहां पे हम लोग लिख देते थे बाय कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख के यहां पे अकाउंट को मैच करा देते थे। बैलेंस इधर आता था तो प्रॉफिट कहलाता था और इस साइड अगर बैलेंस आता था तो वो लॉस कहलाता था। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि हमने कुछ काम कर दिया है, कुछ काम जो हमने कर दिया अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें यहां पे एक चीज यहां पे ऐड हो जाएगी जो कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। अब इस वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास दो चीजें शामिल होती हैं, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और दूसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्या होता है वो भी हम लोग अभी यहां पे इसको देख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट में हमारा इतना काम हमारा हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है वो भी हम लोग अभी देख लेंगे। इधर के टोटल को करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का टोटल, जो साइड हमारा छोटा होगा अगर बैलेंस इधर आता है तो हम उसको कह देंगे टू नोशनल प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा आपका, ये बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। और इस अकाउंट को यहां पे क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। इसका सेकेंड पार्ट क्या होता है, जैसे पिछले बारे में हम लोग पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नोशनल प्रॉफिट हम लोग नाम दिया है इस वीडियो में, यहां पे नोशनल प्रॉफिट नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस ही हो जाता था, वो बैलेंस जो का होता था वो प्रॉफिट कहलाता था। लेकिन यहां पे बैलेंस सीधा का सीधा पूरा बैलेंस हमारा प्रॉफिट में नहीं जाएगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसका दो पार्ट हम अगले इस अकाउंट के अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें इसको हम यहां पे पहले कॉपी कर देंगे। हम लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट
नोशनल प्रॉफिट को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसके बाद इस प्रॉफिट का दो पार्ट चला जाएगा, एक जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिसको हम कह देंगे प्रॉफिट का पार्ट है वो, और दूसरा जाएगा प्रॉफिट इन रिजर्व। अब इस नोशनल प्रॉफिट के दो पार्ट हो गए, एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा कहां चला जाएगा, प्रॉफिट इन रिजर्व में। तो दोस्तों अब यहां पे हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक कहलाएगा आपका ये वाला हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और दूसरा आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कैसे, इसकी हमारे पास एक कैलकुलेशन है। सबसे पहले चीज हम लोग ये समझ लेते हैं वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्या होता है। वर्क सर्टिफाइड हमने इस तरह से हम लोग को समझना है कि जैसे आपने किसी काम को किया, आपने वर्क जो किया वो किया आपने 100 रुपए का, ठीक है। आपने काम इतना किया जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उससे कहा आपने कि हमने आपका 100 रुपए का लगभग काम किया हुआ है। वो आदमी कहेगा, आपने कहा उससे कि 20 रुपए का काम हमने कर दिया, आप हमको पेमेंट दीजिए। वो कहेगा हम आपकी बात कैसे मान लें। वो अपने इंजीनियर को बुलाएगा, इंजीनियर आएगा, आपके किए हुए काम को वो जांचेगा, परखेगा और वो कहेगा कि आप हमारे हिसाब से जितना काम इन्होंने किया है उसका 80% मैं उसको सर्टिफिकेट उसका दे सकता हूं। मतलब मेरे हिसाब से 80% तक का काम हुआ है। मतलब उसने आपके 100 रुपए वाले काम का 80% क्या कर दिया, अप्रूव्ड कर दिया। जब ये अप्रूव्ड हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं सर्टिफाइड होना, ठीक है। तो यहां पे वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, जो काम इंजीनियर अप्रूव कर देगा वो हमारा वर्क सर्टिफाइड में जाएगा। और बाकी का जो बचा 20% ये क्या कहलाएगा, ये अनसर्टिफाइड कहलाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। ये 20% आपका वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टी जो होता है, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उससे जब आप पेमेंट करने के लिए कहेंगे तो उसने अपने इंजीनियर से आपके वर्क को सर्टिफाइड करा लिया। जितना काम सर्टिफाइड होता है पेमेंट उसी हिसाब से मिलता है। अब जब वो आप पेमेंट लेने जाएंगे तो जितना इंजीनियर ने वर्क सर्टिफाइड किया था उसका वो पूरा का पूरा पैसा वो नहीं देगा। वो कहेगा साहब ऐसा है कि हम आपने सर्टिफाइड वर्क का केवल 70% हम क्या देंगे, आपको पेमेंट करेंगे, या हम उसका कैश में डिसबर्समेंट कर देंगे। और बाकी का जो 30% बचेगा इसको कहते हैं रिटेंशन मनी। ये वो पैसा है जो कॉन्ट्रैक्टी रोक लेता है। मतलब काम आपका 80% अप्रूव हो चुका है, 80% का केवल 70% आपका पेमेंट होगा, बाकी का 30% आपका वैल्यू रोक लिया जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 80 रुपए का काम अप्रूव्ड हो गया तो 80 रुपए में 56 रुपए आपका कैश पेमेंट हो जाएगा और बाकी का 24 रुपए जो 30% के बराबर है वो पैसा क्या कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। ये बाद में हम उसका पेमेंट उसको कॉन्ट्रैक्टी बाद में पेमेंट करता है। तो पता ये चला इन दोनों का प्लस जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्क सर्टिफाइड कहलाता है। और इस दोनों का जो टोटल होता है वो वर्क टू डेट कहलाता है। तो अब हमको यहाँ पे दो चीजें समझ में आ गई कि वर्क डन से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। एक छोटा सा फॉर्मेट है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर आपको वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए बोलता है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, जितना आपने काम किया उसकी कॉस्ट, इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। इसमें हम क्या माइनस कर देंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। दूसरा मटेरियल एट साइट, तीसरा प्लांट इन हैंड, मतलब क्लोजिंग वैल्यूज। इन तीनों का टोटल इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा वर्क सर्टिफाइड। फिर इसके बाद इसी तरह से वर्क अनसर्टिफाइड अगर हमको निकालना हो जाए तो हम यहां पे वर्क अनसर्टिफाइड निकाल लेंगे। वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल टू हो जाएगा, सीधी सी बात है, फिर वही कह देंगे कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट
इसमें से हम लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे? जैसे यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड लेस किया था, तो वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दी होगी, उसको लेस कर देंगे। इसमें से हम माइनस कर देंगे वर्क सर्टिफाइड, फिर मटेरियल एट साइट और प्लांट इन हैंड। इन तीनों की वैल्यू टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा? वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल के सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कि प्रॉफिट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 3-4 कंडीशंस हैं। उन 3-4 कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 या 25% से लेस है। तो पहला ये है, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 या कहिए 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 ऑफ किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। अगर 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए की है, उसका 25% कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए अगर वर्क सर्टिफाइड 2.5 लाख रुपए से कम आपका निकल के आता है, तब उस कंडीशन में प्रॉफिट की वैल्यू कितनी जाएगी? तो आप कह देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप कह देंगे नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या है? अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% या कहिए 1/4 से कम है, तो उस कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा, प्रॉफिट जनरेट हुआ नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन है कि इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ। मतलब कहने का ये हो गया कि मोर देन 25% बट लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तब उस कंडीशन में क्या लिखेंगे आप? तब उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट का जो वैल्यू होगा, तो आप कह देंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो आपका नोशनल प्रॉफिट है, इसी का तो हम पार्ट करेंगे, तो आप कह देंगे नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? अगर वर्क सर्टिफाइड 1/4 से ज्यादा है लेकिन आधे से कम है, 25% से ज्यादा है लेकिन 50% आधे से कम है, किस वैल्यू का? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। तब प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट, जो ये बैलेंस आया है इसी का 1/3 निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव, जो भी मैंने आपको बताया था, कैश रिसीव जो वर्क सर्टिफाइड का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, कैश रिसीव कितना आपका कैश मिला है डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। तीसरा क्या है? इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 50% या ये कहिए मोर देन हाफ बट
बट बिलो 90%। आप ये भी कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा है, मोर देन 50%, बट लेस देन 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तब क्या होगा? तब हम कहेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3। यहां पे 1/3 था, अब क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो 3 कंडीशन ये हो गई। एक लास्ट कंडीशन और बचती है, वो भी आप समझ लीजिए। लास्ट कंडीशन क्या है कि जब नियर टू बी कंप्लीटेड है, यहां पे तो 90% से कम है लेकिन 90% से ऊपर है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं नियर टू बी कंप्लीटेड। तो फोर्थ वाला पार्ट है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू बी कंप्लीटेड, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, तो चौथी वाली कंडीशन में क्या है कि प्रॉफिट लगभग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है तो उसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लेंगे। तो यहां पे आपने अगर एक चीज मैं बता दूं, इन तीनों कंडीशंस में पहली कंडीशन में कोई भी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं ट्रांसफर होगी, सारा का सारा प्रॉफिट इन रिजर्व में आ जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन में 1/3 की वैल्यू देखेंगे कब है, जब 1/4 से ज्यादा है लेकिन हाफ से कम है। तो मान लीजिए अगर 8,000 का प्रॉफिट यहां पे आता है, 3,000 रुपए अगर प्रॉफिट मान लिया इस कैलकुलेशन के हिसाब से, तो बाकी का 5,000 प्रॉफिट इन रिजर्व में आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले कंडीशन में भी कुछ हिस्सा प्रॉफिट में चला जाएगा, बाकी का बैलेंस कहां चला जाएगा? प्रॉफिट इन रिजर्व में। लेकिन लास्ट वाले पार्ट में आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लिया जाता है, उसमें आप एक नोशनल प्रॉफिट निकाल, इस नोशनल प्रॉफिट का ये एक परसेंटेज निकाल लेंगे, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस फॉर्मूले में एक चीज ये देख लीजिए, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड डिवीजन में है और यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये आपस में क्या आ जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या? कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। थैंक यू क्लास।